दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नव भारत समाचार में। रात क्या होती है ये हमसे पूछो, आपको तो सोए हुए सवेरा हो गया। जी हाँ, ये जो लाइन है ये उस व्यक्ति के ऊपर सटीक बैठ रहा है जो व्यक्ति नवनिर्मित जो नवसृजित जिला है अरवल, अरवल के एक छोटे से नवसृजित प्रखंड है वंशी, वहाँ का रहने वाला एक छात्र अमित है। अमित रात में पढ़ाई करके अपने आप को सरस्वती के आराधना में झोंक करके आज जज बन गए। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि जो एक छोटा-सा ज़िला है जिसको आज तक रिकॉग्निशन कम ही मिला है और मैं उस ज़िले में चयनित हुआ हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है मैंने ज़िले का नाम रोशन किया तो अच्छा महसूस हो रहा है। सर बैकग्राउंड ज़ाहिर-सी बात है कि सबके अलग-अलग होते हैं, जैसा कि मेरा भी था। मतलब बहुत ही निम्न बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि का है। अगर परेशानियों का सिलसिला बोलूँ तो सर शुरू से ही रहा है। कैसे-कैसे क्या किया है आपने, थोड़े से शब्दों में अगर बताएँ तो ज़्यादा हाँ, अच्छा है। बिल्कुल सर, थोड़े से शब्दों में ही मैं बताऊँगा। 10वीं 12वीं करने के बाद मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने 12वीं में आर्ट्स लिए थे। यहीं आर्ट्स। से जी, एक्चुअली पढ़ने के ही से मेरे पास पैसे नहीं थे, अच्छा। बट पढ़ना था मुझे। ये अंदर था कि मुझे पढ़ना है और कुछ करना है तो अच्छा करना जहाँ से नाम हो। ऐसा नहीं कि हाँ, कहीं भी जाके सेट हो जाए। बट सबसे बड़ी समस्या थी वो मेरी आर्थिक समस्या थी। अच्छा। क्योंकि सर घर में भाई-बहन थे ही, अर्निंग कम था ही और दिल्ली में आपको पढ़ने के लिए अच्छे खासे पैसे की ज़रूरत होती है, जो मुझे नहीं मिला था। बट मैंने एक चीज़ के बदौलत हिम्मत किया था कि दिल्ली पढ़ूँगा एलएलबी, क्योंकि इससे अच्छा मुझे कहीं और नहीं लगा कि जहाँ से मैं बेस्ट एलएलबी की कोर्स कर सकता हूँ। तो ये ठान लिया था कि मैं जॉब करूँगा दिल्ली में, क्योंकि ग्रेजुएट मैं हो चुका था सर यहाँ से। जॉब करूँगा, पढ़ाई करूँगा, वो मैंने किया भी। कभी कोचिंग में जॉब किया, कभी सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी अप्लाई किया था मैंने, आपको अच्छा। अचंभव होगा। मम्मी-पापा को भी नहीं पता है, मैंने वेटर का भी जॉब किया, ये पता है मेरे दोस्त मुकेश पुष्पम है, जिसने बहुत साथ दिया दिल्ली में और वो भी एक अच्छा अधिवक्ता है दिल्ली में, मुकेश पुष्पम। और भी फ्रेंड है, जैसे एक आयशा सिंह मेरे सीनियर थी बीएचयू से, उन्होंने भी रूम प्रोवाइड किया। मतलब फ्रेंड वहाँ भी इतने अच्छे फ्रेंड मिल गए हैं, या मेरी हालात देखकर, या मेरी कॉम्पिटेंसी देखकर, या जो भी मेरी ईमानदारी देखकर कि हाँ, बच्चा एक ऐसे जगह से आके फाइट कर रहा है, जहाँ इसको ज़रूरत है मदद की। मेरे फ्रेंड ने एक बड़ा अच्छा बात भी बोला था, मुकेश पुष्पम, मैंने 1 साल एलएलबी की कोर्स ड्रॉप कर दिया था सर, मतलब परिस्थिति से। आर्थिक हाँ, परिस्थिति से। मतलब एक तरीके से मेंटल डिस्टर्बेंस इतना हो गया था कि मैंने पढ़ाई क्विट करने का छोड़ लिया था बिल्कुल। मैंने लॉ ड्रॉप किया था तो 2019 मेरा लॉ कंप्लीट हुआ था। इस टाइम तक लग रहा था मेरा सब चीज़ सही चल रहा है, क्योंकि अर्निंग मैं कर रहा था खुद से। बट घर के जो बीमारियों से जो ग्रसित हुए, पिताजी, मम्मी, बहन, पिताजी का अर्निंग रुक गया, तो यहाँ से जो मेरा मेंटल कंडीशंस था ना, बहुत डिग्रेडेड बिल्कुल ख़त्म हो गया था। एक जो होता है ना कि एनर्जी बिल्कुल नहीं था कि हाँ, कुछ आगे बढ़ें और कुछ कर सकते थे। मेरे पास ऑप्शन सिर्फ़ यही था कि हाँ, कहीं छोटी-मोटी जॉब करें, घर को चलाएँ। बट अब मेरी जज़्बा कहें या हौसला कहें आप कि नहीं करना है तो कुछ ऐसा करना है कि जहाँ से मेरा नाम हो, रोशन हो नाम। तो सर एक जो एनर्जी होता है और जो फ्रेंड सर्कल में जो एनर्जी दिया कि अमित तुम्हें पीछे नहीं देखना है। जो बात बोली थी ना सर, फाइट विद योर डेस्टिनी, ये चीज़ें नो किया और फ्रेंड ने मोटिवेट किया और यहाँ से जो बीपीएससी मैंने फॉर्म फिल अप किया, तो लाइब्रेरी में कंसिस्टेंटली विज़िट किया, एक दिन भी एब्सेंट नहीं किया। मेंटल कंडीशन बिल्कुल ख़राब होते हुए खुद को स्टैंड अप किया सर। अच्छा। आर्थिक समस्या थी, पारिवारिक समस्या थी, बहुत सारी समस्या थी, जितना अगर एक्सप्लेन करूँ तो सर हो सके। बीपीएससी का जो सिलेबस है न्यायिक सेवा के लिए, जो जज बनाने की जो प्रक्रिया होती है लोक सेवा आयोग की, तो उसके सिलेबस को आपने कम समय में जो आपने किया, जिस समय से आप कह रहे हैं कि लाइब्रेरी मैंने कंटिन्यूअसली विज़िट किया, तो उस दौरान आपको सिलेबस जो उसका है, वो कैसे एडॉप्ट कर लिया आपने? और क्या-क्या उसका जो सिलेबस है, चूँकि और भी अभ्यर्थी हैं आपके जैसे, यस सर, बहुत उनके लिए आप बताएँ, कैसे आपने एडॉप्ट किया? सर, सबसे पहले मैंने
प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को उठाया। कितने वर्षों तक? प्रीलिम्स का शायद 3 वर्ष तक अवेलेबल था, अच्छा। उससे पहले नहीं हुए थे शायद यूडीसी का एग्ज़ाम, और मेंस का भी उठाया। ओके। और टाइम सेट करके जो पीटी के लिए होता है उसको मैंने सॉल्व किया। जीएस और जीके होते हैं, 2 पेपर होते हैं। वो और भी 150 अंक के होते हैं। हाँ जी सर। ओके। तो उसको जब मैंने सॉल्व किया तो मैंने फाइंड आउट किया कि मेरा कहाँ पोजीशन है, और सबसे बड़ी बात जो है ना, मुझे क्वेश्चंस का क्राइटेरिया पता चल गया कि ये कहाँ पर फोकस करते हैं। अच्छा। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने से, और मैंने उस चीज़ को क्लिक कर लिया और उस हिसाब से प्रिपरेशन किया कि मुझे ज़्यादा टारगेट कहाँ करना है, क्योंकि सर लॉ बहुत वास्ट है बिल्कुल। और जीके भी बहुत वास्ट है। लॉ में तो प्रतिदिन कुछ न कुछ नए अमेंडमेंट अमेंडमेंट होते रहते हैं। हाँ। और अप्रोक्सीमेटली 30 सब्जेक्ट तो हम लोगों ने पढ़ा था लॉ में ही, और जितने सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड थे वो भी सर अपने आप में बहुत ब्रॉड थे सर। कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रोसीजर लॉ, जो कि वो लास्ट तक सीखते चलते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि एक पिकअप करना कि हाँ, मुझे कौन से पॉइंट को, कौन से टॉपिक को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ने मुझे बहुत हेल्प किया, और जो आई थिंक मैं उसी के बदौलत यहाँ पे हूँ। अगर मैं सॉल्व नहीं करता तो हो सके मैं बहुत पढ़ता और काम की चीज़ें नहीं होता। अच्छा। अच्छा, ये जो प्रश्नों की जो प्रकृति होती है लोक सेवा आयोग की, तो वो कौन-कौन सा पोर्शन है सिलेबस का जो सबसे ज़्यादा बिहार लोक सेवा आयोग उसको हिट करती है? जैसे अगर हम बात करें तो जनरल कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं, सिविल सर्विसेज जिसको कहते हैं, तो उसमें आईपीसी वगैरह जो है वो उससे प्रश्न होते हैं, है ना? भारतीय दंड संहिता वगैरह जो होता है उससे प्रश्न होते हैं। लॉ के लिए यानी न्यायिक सेवा के लिए सबसे ज़्यादा फोकस किस पे होता है? सर मेंस के पर्सपेक्टिव से पहले मैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हाँ, बोलता हूँ। प्रीलिम्स के लिए। जीके में सर जो मैंने ऑब्जर्व किया, एक मिसलेनियस होता है। मैंने बेसिकली लुसेंट को प्रीफर किया था। लूसेंट। हाँ जी सर, जब मैंने फाइंड आउट किया कि कहाँ से क्वेश्चन करते हैं, तो मैंने लुसेंट को प्रीफर किया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछते हैं, वन लाइनर टाइप कि हाँ कहाँ कैसे हुआ। कॉन्सेप्चुअल नहीं पूछता है जीके, जो बीपीएससी का प्रीलिम्स होता है जुडिशरी के लिए, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो उसमें जैसे मैंने फाइंड आउट किया था कि हिस्ट्री से अशोका पूछता है, बुद्धा पूछता है, जो आपके पैलियोलिथिक एज जो होता है पाषाण काल, उससे कुछ क्वेश्चन पुट करते हैं। फिर फ्रीडम स्ट्रगल भी होता है। फ्रीडम स्ट्रगल, ये सब से क्वेश्चन देखा कि ये कंटिन्यूसली मतलब टारगेट करते हैं। लॉ से जो प्रीलिम्स में था उसमें प्रोसीजरल पूछते हैं। अच्छा। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हैं, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कमर्शियल लॉ, सबसे पूछते हैं। अच्छा। तो सबके सर बेसिक टॉपिक में जाना जो है वो बहुत एक वास्ट ये हो जाएगा, तो उतना नहीं। मेंस के लिए बोलूँगा सर कि जो आपके इसमें भी जीके जीएस है, मेंस में भी जीके जीएस है, तो उसी को आप कंटिन्यू करते हैं तो आपका चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। मौखिक परीक्षा भी हुई होगी आपकी? हाँ जी सर, इंटरव्यू भी हुआ था। इंटरव्यू के दौरान आपसे वो कौन से प्रश्न पूछे गए? 1-2 ऐसे प्रश्न तो हमेशा आपको मतलब डाइवर्ट करने के लिए पूछे जाते हैं इंटरव्यू के दौरान, ताकि आप थोड़ा-से प्रेशर में आ जाएँ। कोई ऐसा प्रश्न आपसे आयोग ने पूछा, जिससे आप विचलित हो गए एकदम? सर उन्होंने एक बड़ा बर्निंग क्वेश्चन आजकल चलता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बिल्कुल। वो क्वेश्चन उन्होंने पूछ दिया था, और इसे बड़ा अच्छे से घुमा के पूछा था कि जितने पर्सनल लॉ हैं, क्या उसको एक फॉर्म में लाया जा सकता है? जैसे हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, क्रिश्चियन है, जो भी है, तो इनको क्या एक फॉर्म में, जो सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऐसे नहीं डायरेक्ट पूछा था, क्या इन्हें जितने पर्सनल लॉ इनको एक फॉर्म में लाया जा सकता है? तो ये बड़ा ही डिबेटेबल क्वेश्चन भी आजकल चल रहा है। हर एक स्टेट अपने अकॉर्डिंग अमेंडमेंट भी कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसे फोकस कर रही है। तो इसका जब मैंने आंसर दिया था, क्योंकि मैंने बोला था कि सर थोड़ा-सा टिपिकल टास्क हुआ गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट बनाएगी इस पे लॉ, क्योंकि सर पर्सनल लॉ आपके कस्टम से गवर्न होते हैं, और कस्टम को चेंज करना थोड़ा-सा वाक़ई एक टफ टास्क होता है। जो भी आप एक कस्टम को लेके चलते हैं, वो उससे एक इमोशन जुड़ा होता है। तो उन्होंने कन्फ्यूज़ करने की बड़ा कोशिश किया, 2-3 ने। एक ने बोला कि क्या आप वाक़ई आपको लगता है कि नहीं चेंज हो सकता है, या नहीं मतलब बदलाव हो सकता है? फिर एक ने पूछा कि ये देखिए क्या बोल रहे हैं ये।
जस्ट लाइक ऐसे वर्ड थे कि ये देखिए क्या बोल रहे हैं ये। बट मैं अपने पे स्टैंड था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कस्टम से गवर्न होता है। फिर मैंने बोला, उन्होंने पूछा कि कौन सा आर्टिकल है, मैंने बोला आर्टिकल 44 है। तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा परेशान किया। और कॉन्स्टी से क्वेश्चन पूछा था। बेसिकली मुझे 2 ही पोर्शन से क्वेश्चन पूछा था। अच्छा, वो संविधान वाला कौन सा क्वेश्चन था आपका? संविधान तो सबसे पहले पूछा, व्हाट इज आर्टिकल 1 सेज। अच्छा। हाँ, तो मैंने बोल दिया था इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। उसके बाद वो आर्टिकल 14 और 15 पे गए, बड़े डेप्थ में गए सर, करीब 5-7 मिनट आई थिंक इसी पे चला। क्या क्या दोनों में डिफरेंस है, कौन से पॉइंट आर्टिकल 14 में है, 15 और 16 में, 15 में और 16 में, ये सब सिलसिला चला। यहाँ पर जहाँ मुझे लगा डाउट है या मुझे नहीं आ रहा था, श्योर नहीं था, तो मैंने सॉरी बोला। और कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछा था प्रैक्टिकल बेस, जिसको मैंने परमिशन लेकर जवाब दिया था। और सबसे बड़ी इंटरव्यू में चैलेंज था मेरा इंग्लिश मीडियम जो कम्युनिकेशन का होता क्योंकि है। बिहार से हैं तो हाँ, थोड़ा सा तो होता है। ये मुझे बहुत फेस दिल्ली में भी करना पड़ा था, क्योंकि जब जॉब के लिए जाता था तो मुझे मिलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बिहारी जो एसेंट होता है ना वो आता था। तो इंग्लिश पे काम मैंने बहुत किया था। फिर जब इंटरव्यू में बड़ा डिले हुआ, करीब 6 to 7 मंथ का डिले हुआ, ये मेरे लिए बहुत एडवांटेजियस पोजीशन रहा। परेशानी तो बहुत बढ़ रहा था, क्योंकि जब डिले हो रहा था तो एक तो करियर अनसर्टेन है, ऊपर से इंटरव्यू नहीं हो रहा है। बट मैंने इस चीज़ को ना पॉजिटिव वे में लेकर खुद से तैयारी किया, खास करके इंटरव्यू का। तो खुद से मॉक देता था, ड्रेसिंग सेंस देता था, खुद से आता था, बैठता था, मोबाइल में रिकॉर्ड करता था। तो ड्रेसिंग सेंस ये सब मैंने खुद से ही अडॉप्ट किया। हाँ, अडैप्ट किया खुद से। चलिए, मतलब आखिर में एक सवाल और हम आपसे अमित जी पूछना चाहेंगे कि अब आप उन अभ्यर्थियों को क्या कहेंगे जो आप ही की तरह संघर्षरत हैं और वो भी कहीं ना कहीं जज बन के पदस्थापित होना चाहते हैं और न्यायिक सेवा से जुड़ने का बहुत ही इच्छा रखते हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? सर, जहाँ तक मेरा मानना है, जिस परिस्थिति से गुजर के आया हूँ, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। आप जिस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, आपका बैकग्राउंड जो भी हो। जो जुडिशियल सर्विस की तैयारी बच्चे कर रहे हैं, पेशेंस रखें, क्योंकि सर आप डबल ग्रेजुएट होते हैं तब एग्ज़ाम देते हैं, तो एक कैरियर प्रेशर भी आ जाता है, बिल्डअप होता है, फैमिली को भी चलाना होता है, विलम्ब भी होता है। हाँ, विलम्ब भी होता है, और वैकेंसी भी कंटिन्यू नहीं रहती है। तो पेशेंस रखें, और आपके जो प्रेशर जो भी बनेगा, प्रेशर तो स्वाभाविक है बनेंगे, तो आपको उन सबको नज़रअंदाज तो सबसे पहले करना पड़ेगा, क्योंकि आप नज़रअंदाज नहीं करते हैं तो आप उसमें बहुत परेशानी को झेल सकते हैं, हर एक बात को लेकर चलते हैं। पेशेंस के साथ आप मेहनत कीजिए, कंटिन्यू। आप आपने अगर ये जुडिशियल सर्विस के लिए आप तैयार हो रहे हैं, तो क्योंकि सर एक हाईली प्रेस्टिजियस पोजीशन है, आप डिसीजन देते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो आपको कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप वन डे फाइट कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको कंसिस्टेंसी के साथ आपको मेहनत करना पड़ेगा, और आपको अपने मेहनत के साथ ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। चलिए अमित जी, आपने सभी सवालों का जो जवाब दिया है वो हम उम्मीद करते हैं कि उन अभ्यर्थियों को बहुत ही लाभ पहुंचेगा जो न्यायिक सेवा से जुड़ने का सपना देख रहे हैं, न्यायिक सेवा में जाने का प्रयास कर रहे हैं। एक सवाल मैं और आप सबके लिए पूछना चाहता हूं, न्यायाधीश बनने जा रहे हैं अमित जी आप, अब क्या आपको कोई ऐसा न्यायाधीश नज़र में आया है अभी तक आपके इतने उम्र के दौरान जो आपका रोल मॉडल हो? सर, मैं एक डीवाई चंद्रचूड़ हैं, जिनका वीडियो वायरल होता है, हाँ, वीडियो, और बड़े अच्छे, मतलब मध्य प्रदेश के जो हैं। नहीं नहीं नहीं, ये सर सुप्रीम कोर्ट के हैं। अच्छा, वो तो सुप्रीम सर कोर्ट। आई थिंक आप आर्या सर की बात कर रहे हैं, जस्टिस आर्या हैं। हाँ, उनका वीडियो और हमेशा वायरल होता हाँ, एक रहता है। पटना हाई कोर्ट के भी आशुतोष कुमार हैं, जस्टिस आशुतोष कुमार। तो इन सब का, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसीडिंग चलता है ना, तो इनकी डीवाई चंद्रचूड़ सर की एक बड़ी अच्छी बात है, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, कि उन्होंने सर उनके पिताजी के जितने फैसले जजमेंट दिए थे उनके अगेंस्ट में दिया। और आई थिंक नेक्स्ट सीजीआई भी बनने वाले हैं। अच्छा। तो थोड़ा से मुझे ये इन्फ्लुएंस करते हैं एज अ जस्टिस। मतलब ये आपके रोल मॉडल हैं। हाँ, एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर किसी जस्टिस को मैं लेके चलूँ कि कौन रोल मॉडल है, तो फिलहाल डीवाई चंद्रचूड़ जी को मैं देखता हूँ कि एक एज ए रोल मॉडल। चलिए, बहुत बहुत
शुक्रिया आपका अमित जी, और शुभकामनाएं भी पूरे नवभारत समाचार टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बधाई। और अरवल जिला का जो नाम रोशन किया है, उम्मीद करते हैं कि अरवल जिला में भी जितने और भी अभ्यर्थी हैं जो पढ़ने जा रहे हैं या न्याय सेवा में न्यायिक सेवा में जो जाने का प्रयास कर रहे हैं, वो आपसे बहुत कुछ सीखने का जो है वो सोचेंगे, बहुत कुछ सीखना चाहेंगे। उम्मीद है ये जो इंटरव्यू है उनको बहुत ही लाभ पहुंचाएगी। फिलहाल और भी खबरों को लेकर हम बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। खास करके जो अमित जी हैं, इनके पिताजी से भी अभी हम मुखातिब होंगे और हम दिखाएंगे कि उन्होंने कौन-कौन से सफ़र तय किया है अपने पुत्र को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए। क्या-क्या किया है उन्होंने, कैसे-कैसे उन्होंने, जो समय आया उनके जीवन में, बीमारी आई, आर्थिक रूप से ये कमज़ोर पड़ते गए, इनकी पत्नी बीमार हो गई और फिर भी अपने पुत्र को, अपने द्वितीय पुत्र को जज बना लिया। और अमित जी ने भी ये सोचा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं।